नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का पेपर सीडीपी के अंतर्गत है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है वो है जीन प्याजे। इससे संबंधित जो है हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आज के जो जीन प्याजे टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसलिए आज का वीडियो अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक एक क्वेश्चंस अगर आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना और समझा और उसके नोट्स बनाए तो जीन प्याजे जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको हर साल हर एग्जाम में जुलाई के महीने में आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन, इनफैक्ट आप 3 मान के चलिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर बनाइए। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जिनका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो वो बातें अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कमेंट करना है तो उसमें भी कमेंट करिएगा, शेयर कीजिए और जो है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो लाइक का, वो है 20 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है। मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियोस बनाता हूँ, लेकर के आता हूँ, क्वेश्चंस ढूंढता हूँ, नए क्वेश्चंस जो है किताब पढ़ करके मैं क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो मैं पूरी मेहनत करता हूँ, आपको पास होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब ऐसे वीडियोज़ में भी आपको अगर चीज़ें जो है टॉपिक क्लियर ना हो पाए तो जो है आपको जो है अपना स्वतः मंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी गलतियां हो कहाँ रही हैं जहाँ पे मैं जीन प्याजे हो या कोई सीडीपी से संबंधित क्वेश्चंस को गलत कर देता हूँ, कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। टॉपिक ऐसे होगा कि जैसे आप बिल्कुल आराम से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन है, जीन प्याजे थे क्या थे? खगोलविद थे, भूगर्भ शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री थे? ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। जीन प्याजे जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा, ये जो मनोवैज्ञानिक थे चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे और इनका संबंध जो है मतलब स्विट्जरलैंड से, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड से, और इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जो है 96 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1980 में हुई थी। ठीक है, तो तकरीबन जो है 85 साल के करीब जो है इनका जीवन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत। वैसे ही तो ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीन प्याजे कौन था, एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो पहली बात तो यहां पे ध्यान रखने की बात है कि संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, तो किसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जो है जीन प्याजे ने दिया था। फिर जो है जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी? तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 रूप में डिफाइन किया था। अब वो 4 रूपों को पहचान यहां पूछ रहा है, तो आंसर हो गया जीन प्याजे। अब वो 4 रूप कौन से थे इसकी जो है बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये चीजों को ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान है वो जीन प्याजे द्वारा की गई थी, जो कि एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है 1896 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। डेथ भी इनकी स्विट्जरलैंड में ही हुई थी, मतलब अपने ही जो है राष्ट्र में हुई थी, इनके कंट्री में ही हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संज्ञानात्मक विकास जो है नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये जो कथन है ये किसका दिया गया है? तो ये देखिए, ये कथन है जीन प्याजे का। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर, तो इन्होंने खोज को बढ़ावा देने वाली बात कही थी। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, याद रखिएगा। इस लाइन को अगर डिफाइन करें तो बच्चे सक्रिय कर्ता होते हैं या सक्रिय रूप से एक्शन के द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, एक्शंस के द्वारा सीखते हैं। स्वयं से काम करेंगे और धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ना कि ये नकल के द्वारा सीखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ खोज पर आधारित है, मतलब छोटे वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को बहुत गंभीरता से समझिए कि जीन प्याजे कह क्या रहा है।
ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में काम आते हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं पॉइंट्स को रख करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। अब तो इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैंने आपको बताया जीन पियाजे में कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्था। वो 4 अवस्था कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको पहले बात पता होना चाहिए। तो एक अवस्था का नाम है संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कह लीजिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो पहला पॉइंट, जो पहली अवस्था थी जिसे हमने संवेदी प्रेरक अवस्था होता है, इस दौरान ये पहली अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा सीखता है। बच्चा इंद्रियों का प्रयोग करता है। इंद्रियां क्या है, वो स्पर्श, टच को फील करेगा, आंखों, कान, नाक, इनके द्वारा सोचता है, समझता है, सुनता है, ठीक है। उनको जो है बाकी वैसे जो है चीज़ें नहीं समझ पाते, जो उनके सामने मौजूद है उन्हीं को जान पाते कि वो मौजूद है तो वो चीज़ है। उसके पीठ पीछे कोई भी चीज़ होती है वो नहीं समझ पाते। जैसे आप एक छोटे बच्चे 6 महीने के बच्चे के पीठ पीछे खड़े हो जाइए और आवाज़ लगाइए, है ना, आप उसको आवाज़ लेंगे तो वो पीछे घूम नहीं पाएगा, पीछे मुड़ेगा ही नहीं, वो इधर ही उधर इधर ही उधर जो है आवाज़ को सुनने का प्रयास करेगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा। तो बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, उसको पीछे से आवाज़ लगा रहा है। तो यहाँ पे बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब मान लीजिए अपने जितने भी भाव प्रकट करना होगा वो इंद्रियों से, जैसे उसको भूख लग रही होगी तो रोएगा, खुशी होगी तो पैर पटकेगा, हाथ मारेगा, खूब दौड़ेगा, है ना, दौड़ेगा इन द सेंस वही बेड पे ही जो है उछल कूद मचाएगा, है ना। आप एक चद्दर पे उसको बेड पे कोने में बैठा दीजिए और कोने पे जो है रख दीजिए, उसको अगर खिलौना चाहिए तो घिस घिस के जाएगा, भागेगा। तो इस तरीके से जो है सेंसेस का प्रयोग करता है। जैसे पापा की आवाज़ देख करके या मम्मी की आवाज़ देख करके खूब जो है एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन उसी जो है किसी अन्य अनजान व्यक्ति के द्वारा या कोई और भी होगा, वो उसको गोदी में लेगा तो जो है उसके आवाज़ से या उसके स्पर्श से रोने लगेगा, है ना। तो सेंसेस वहाँ पे काम करते हैं। उस बच्चे को जो है माँ की गोदी या मम्मी पापा की गोदी या नाना नानी दादा दादी, इन सब की, जिनको भी वो जो है अक्सर उनके साथ उठता बैठता हो, जो ज़्यादा उनके साथ घुलते मिलते हैं उनके साथ, है ना, उनके अक्सर जो है उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड रहता है। लेकिन किसी और की बात करें तो जो है अगर सामने आ जाए तो रोने लगेगा। तो इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मैं पियाजे के संबंध में जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और इसी शब्दों में अगर आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पेपर कर पाएंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, किस चरण में स्थापित होता है। तो वस्तु स्थायित्व एक तरीके से बच्चे में वस्तु स्थायित्व के गुणों को समझने के जो है क्षमता किस जो है चरण में आ जाती है। तो 5वें का जो आंसर है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसोरी मोटर। ये देखिए चारों अवस्थाओं के नाम है। ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक की चलती है, ये अवस्था 2 से 6 वर्ष होती है, ये 7 से 11 वर्ष होती है, और ये 11 से अधिक। बिल्कुल ये चारों अवस्थाओं के नाम आप नोट कर लीजिए। औपचारिक अवस्था को हम अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वस्तु स्थायित्व के गुणों का मतलब क्या होता है। तो बच्चे के इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अगर उसके सामने कोई वस्तु मौजूद हो भी ना तो भी उसको लगता है वो वस्तु की स्थिति वहीं पे ही होगी, ठीक है। यह आमतौर पे 1 साल के बच्चे में आ जाती है, ठीक है। ये गुण जो है 1 साल के बच्चे में आ जाती है, वस्तु स्थायित्व वाला जो है सिचुएशन। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे को अगर उसके जेब आप अपनी जेब से चॉकलेट निकाल के देते जाइए 1-2 दिन में, तो वो हमेशा उसी जेब में ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि इस जेब में ही कुछ खजाना छुपा हुआ है जहाँ से चॉकलेट निकलती है। उसको ये नहीं पता है कि दुकान जाना होता है, लेना होता है। वो जब 2-3 साल 2.5 साल का हो जाएगा तब वो जो है चीज़ों को दूसरों जो है चीज़ों से जोड़ पाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो अब देखिए बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है किस चरण में? तो मैंने पहली जो चरण थी संवेदी गामक अवस्था, जहां पे बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सेंसेस के माध्यम से सीखता है, आंख कान नाक स्पर्श के माध्यम से सीखता है ना, अपने जो है भाव प्रकट करता है। तो इसमें तो बच्चे की भाषा का कोई लेना देना नहीं होगा। अब आ जाते हैं बच्चे के भाषा का विकास जो प्रारंभ होता है वो 2 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। आंसर है 6 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश डैश डैश। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास के कुछ जो है नियम होते हैं, है ना। अब बौद्धिक विकास में शारीरिक विकास भी आ जाता है, मानसिक विकास भी आ जाता है, ये सारे विकास आते हैं, भावनात्मक विकास आ जाता है, संज्ञान में तो सब कुछ आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कहेंगे। अब ये क्या होता है? ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, मतलब जन्म से शुरू होती है, ठीक है, और उसके मरने तक चलती रहती है। ये विकास जो है उसके मरने तक चलता रहता है। तो वोम्ब से शुरू हुआ और वोम्ब से टोम्ब तक, है ना, वहां तक चलता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक करके नहीं चलती, वो निरंतर चलती रहती है। चाहे कुछ भी सीखना हो, आप किसी भी उम्र में जा करके वो कार्य को सीख सकते हैं। ये अक्सर कहा जाता है, आप कोई कला सीखना चाहते हैं, आप कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, आप गिटार बजाना चाहते हैं, आप जो है कोई भी जो है क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, भाषा लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं, इस तरीके से अक्सर होता है। मैं कोई काम करना चाहता हूं तो किसी भी एज में कर सकते हैं। तो यही इसीलिए कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो रुकता नहीं है, वो निरंतर चलती है और उसके जन्म से शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा जो है पेट में आता है तभी से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और विकास की प्रक्रिया शुरू होते उसके मरने तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यहां पे ऑप्शन यहां पे 7वें का बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए अमूर्त संकल्पनाएं क्या होता है? जो इमेजिनेशन आधारित संकल्पनाएं हो, सोच पे आधारित हो, मतलब उसके लिए पेपर पेंसिल का यूज ना करना पड़े, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मन ही मन में जो है अपना कल्पनाशीलता पे जो है इमेजिनेशन से जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना। तो ये होता है इनमें तार्किक, मतलब एक रियलिस्टिक जो है सोच। ऐसा नहीं है कि जो है कुछ भी हवाबाजी में बातें करें, वैसे वाली बात नहीं है। तार्किक चिंतन हो रहा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन हो रहा है। जैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, जैसे आप छोटे बच्चे से कहिए 2+2 कितना होता है, ए के बाद क्या होता है, तो वो मन ही मन में सोच के बताएगा ए के बाद बी होता है, और बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बॉल होता है। व्हाट कम्स बिफोर बी, वो बोलेगा व्हाट कम्स बिफोर बी, इट्स आंसर इज ए। इस तरीके से वो आंसर देने का प्रयास करेगा। तो ये जो संकल्पनाएं होती हैं इसे कहते हैं औपचारिक, या फिर इसको कह सकते हैं अमूर्त संकल्पना। तो यहां पे ये आमतौर पे 12 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। 11 वर्ष से भी आंसर, अगर यहां पे 11 वर्ष भी दिया हो तो आप गलत नहीं होगा। यहां पे एक मोटा मोटी तौर पे बताया गया, देखिए 7 से 11 है ये, तो 11 वर्ष से हो सकता है या फिर 12 वर्ष से हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन ए। इस स्टेज में क्या होता है, ध्यान रखने की बात है कि इस स्टेज में बच्चा जो है वैज्ञानिक सोच का होता है, याद रखना वैज्ञानिक सोच का होता है। अब वैज्ञानिक आदमी जो होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं पर ही सोच रखता है, वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास जिसे कहेंगे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? अब देखिए बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो हम खेल के मैदान में जो होता है वो सामाजिक रूप से बनाने का सामाजिक रूप से बच्चा बनता है ना, सामाजिक क्रियाकलाप करने लगता है, तो वहाँ पे ही होगा। यहाँ पे जो आंसर है संज्ञानात्मक विकास वो है विद्यालय में। घर में नहीं होता है, ऑडिटोरियम में नहीं होता, विद्यालय में, क्योंकि स्कूल है ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है। अब स्कूल में बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाता है, कंप्लीट जो है डेवलपमेंट किया जाता है।
इसमें बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट भी ध्यान रखा जाता है, इसमें बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट भी ध्यान होता है, इसमें बच्चे का बौद्धिक स्तर का भी ध्यान दिया जाता है, इसमें बच्चे का भावनात्मक चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है, हम अगर विकास के स्तर की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत पे भी काम किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात आइडिया ना हो कि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में नैतिक विकास के सिद्धांत पे काम किया है। ठीक है, इसलिए ये संपूर्ण विकास की हम बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत देखिए निम्न में से किसने दिया। अब मैंने पहले बताया था कि बच्चे छोटे जो है सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, सक्रिय रूप से जो है कार्य करते हैं, अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं, है ना, वैज्ञानिक सोच के होते हैं, खोज पर आधारित होते हैं, खोज द्वारा जो है कार्य करते हैं। तो ये कथन किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। सिंपल पॉइंट्स पे अपने दिमाग पे बैठा लीजिए भाई। अगर किसी को आप वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, बच्चा अगर वैज्ञानिक सोच का है या इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, तो वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है जीन पियाजे से। ठीक है, जो लाइन आपको मैं बता रहा हूं बस एक लाइन नोट कर लीजिए, और एग्जाम में जब जाइए तो बस याद रखना है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा जो है वैज्ञानिक सोच का सिद्धांत, है ना, वैज्ञानिक सोच के होते हैं बच्चे, है ना, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, कल्पनाशील होते हैं, है ना, अमूर्त रूप से सोचते हैं। ये सारी बातों को आप अगर नोट कर पाते हैं तो जो है एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसने दिया था? तो बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन पियाजे से संबंधित है। ऑप्शन यहां पे डी होगा। ठीक है, 1 वर्ष तक का बच्चा जो है, जो कि आंख, कान और हाथ से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो बच्चा होता है वो इंद्रिय गामक जो है, इंद्रिय जनित गामक स्तर पर जो है कार्य करता है। पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें बच्चा जो है सेंसेस के माध्यम से कार्य करता है, सेंसेस के माध्यम से, है ना, अपने जो है पूरी जो है क्रियाकलाप करता है। अब वही मैंने कहा कि मम्मी की गोद में बैठा हुआ बच्चा रोएगा नहीं, लेकिन किसी और की गोद में जैसे गया वो रोना शुरू कर दिया। फिर मम्मी की गोद में आएगा तो उसे पता है स्पर्श का मतलब क्या है, वो पता है, वो जानता है या जानती है कि स्पर्श जो है वो किसका है। या फिर मम्मी की आवाज़ आते ही चुप हो जाना, है ना, या फिर मम्मी और पापा की आवाज़ आते ही खूब एक्साइटेड हो जाना, खूब खेलने लगना। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है, ये क्रिया जीन पियाजे के किस चरण से संबंधित है? अब देखिए, भूख लगने की क्रिया पर वो रो दिया। अब वो बोल तो सकता नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो एक्शन द्वारा जो है कार्य कर रहा है। सेंसेस उसके पेट में जो है उसको भूख लग रही है, और उसने रो करके जो है अपने जो है इमोशंस को बताया। तो यहाँ पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पहला स्टेज है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उसमें विभेद करने लगता है? जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक जो है आसपास के परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है, अंतर करने लगता है? तो वो अंतर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि स्टेज है 2 से 6 वर्ष की। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है अपने जो है आसपास की चीज़ों में विभेद करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस कहाँ से किस रूप में पूछ सकते हैं यह आपको पता नहीं है, और वो किस भाषा में पूछते हैं। अक्सर जो है क्वेश्चन बस इसी भाषा में ही पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे जो है इन्हीं रूप में जो है क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अब जो है चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, कितना भी हो, अब जो है चीज़ें आपको बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चों के विचारों की अनुत्क्रमणीयता एवं केंद्रीकरण क्षमता का विकास होता है? तो अगर विचारों की अनुत्क्रमणीयता और केंद्रीकरण क्षमता का विकास होता है, वो है किस अवस्था में? तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो सोचने का प्रयास करिए इसमें से क्या हो सकता है।
तो देखिए 4 अवस्थाओं में से एक आंसर है इसका। तो ये आंसर है यहां पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन यहां पे बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचान, उनके विभेदीकरण करने और तथा वर्गीकरण करने की क्षमता जो है होती है? तो ये आंसर देखिए यहाँ पे क्या होगा 16वें का। ये आंसर है यहाँ पे वस्तुओं की पहचान, उनमें विभेद करना और फिर उसमें विभेद करने के साथ साथ उनका वर्गीकरण करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। देखिए वस्तुओं की पहचान करना और विभेद करना वो अलग चीज़ हो जाता है, और यहाँ पे केवल जो है पहचान करना विभेद करने के साथ साथ जो है यहाँ पे बताया गया है कि वर्गीकरण करने की जो है वहाँ पे क्षमता हो जा रही है। तो यहाँ पे आंसर है देखिए 16वें का आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे बच्चा मूर्त रूप से सोचने लगता है, समझने लगता है चीज़ों को, और उन चीज़ों में विभेद करने लगता है, अंतर करने लगता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है, इस स्टेज में बच्चा यथार्थवादी होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यथार्थवादी सोच का होने लगता है। तर्क, समस्या समाधान, तर्क करने लग जाता है। यहाँ पे बच्चा तर्क द्वारा समस्या समाधान की क्षमता है इसके अंदर आ जाती है। अनेक प्रकार की मानसिक जो है प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है। जैसे कह सकते हैं कि बच्चा दिन, महीना, समय, वर्ष जो है ये सब बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को समझिएगा। घड़ी और उदाहरण दें तो हम घड़ी देख करके वो समय बता सकता है। ठीक है, भाषा का विकास यहाँ पे बहुत तेजी से होता है ना। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है, तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है और सहयोगात्मक खेल में शामिल होने लगता है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, भूलिएगा नहीं। इन पॉइंट्स को आधार पे ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहां पे देखिए आंसर है यहां पे जो आंसर है वो है भाषा। जीन पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है, यह याद रखिएगा। इन्होंने विचार, इनका मानना था व्यक्ति में पहले विचार आते हैं फिर आती है भाषा। ठीक है, और अगर हम बात करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की ने माना था पहले जो है भाषा आती है फिर विचार आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पियाजे की बात को ध्यान रखें तो पियाजे ने जो है प्रभावित नहीं करेगा वो है भाषा संज्ञानात्मक विकास को, और जो प्रभावित करेगा वो कौन से हैं? तो एक याद रखिएगा, मैं आपको अगर बता दूं तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैविक परिपक्वता, ठीक है, ये जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। उसके बाद गतिविधियां जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी। ठीक है, सामाजिक अनुभव जो है वो प्रभावित करेगा, है ना। और संतुलन के ये सारा चीज़ें जो है एक तरीके से संतुलन के माध्यम से होता है, ये क्या है ना, इक्विलिब्रियम के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, अब ये जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव ये है कि बच्चों की जो सोच होती है वो ना तो मात्रात्मक रूप से होती है, ना ये बेहतर होती है, ना निम्न होती है। ये होती है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्क अपने बड़ों से भिन्न होती है। ठीक है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, गुणों में भिन्न होती है। अब गुण में क्या होता है? शारीरिक गुण में भिन्न हो सकती है, मानसिक गुणों में भिन्न हो सकती है। ठीक है, और तार्किक मानसिक गुण हो गया, नैतिक गुण हो गया, है ना, वो सभी चीज़ें, भावनात्मक गुण हो गया, है ना। तो ये सामाजिक रूप से गुण जो होते हैं सारे जो है गुणों में भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सिंपल था क्वेश्चन। खैर, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? अब देखिए हिंदी में कितना कठिन नाम है, अनिवंती योजना, जबकि इंग्लिश में इसे स्कीमा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे टर्म्स को इंग्लिश में ही याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। आपने पढ़ा होगा, समझ भी नहीं पा रहे होंगे उस समय, है ना, और गलत हो जाएगा, आपको आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो स्कीमा के निर्माण में मदद करती कौन सी क्या बोलते हैं विधि?
ठीक है। तो स्कीमा के निर्माण में मदद करती है। पहला पॉइंट तो ये है कि स्कीमा है क्या। तो स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान को व्यवस्थित करने में मदद करती है। अब व्यक्ति के अनुभव और ज्ञान को जो है व्यवस्थित करने में मदद करती है। मतलब किसी विषय के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, इस लाइन को नोट कर लीजिए। स्कीमा में आपको डेफिनेशन लिखना हो तो हम आपसे ये कहेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, जो भी कुछ आपके दिमाग में सूचना भरी हुई है, वो स्कीमा कहलाती है। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो ही स्कीमा है। ठीक है, बात समझ गए। अब इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। स्कीमा में जो कुछ भी जानते हो, अब बता रहे हैं कि जो कुछ जानते हो उसके निर्माण में मदद करती है। कौन सी? तो यहां पे 19वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन, यहां पे समायोजन, एकोमोडेशन। ऑप्शन यहां पे डी कहते हैं। अब समायोजन का मतलब क्या है इसको जान लेते हैं। तो किसी नई जानकारी, नो, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में आएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चे गलत करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज करते हैं अक्सर बच्चों को। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जो है समझ लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा कि इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए किसी जगह पे। तो समायोजन, पहली बात तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया। अब आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो कुछ विधियां हैं जो एक जो है मतलब ज्ञान के निर्माण में जो विधियां पियाजे ने जो है इनका यूज़ किया है। तो एक तो आप याद रखिएगा, आत्मसातकरण। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। आत्मसातकरण, ठीक है। अब इसे कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, अर्थ इसको लिख लीजिए। नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में जोड़ना। तो जो स्कीमा है, जो भी आपके पास जानकारी थी दिमाग में, जो आपकी जानकारी भरी थी, मैंने आपको बताया था वही स्कीमा है, और उसी में आप कोई नई जानकारी ऐड करना, मतलब नई जानकारी को ऐड करना है। ठीक है, प्लस कर दिया, नई जानकारी को ऐड करना। जैसे है ना, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं किया जाता, चेंजेस नहीं होते, जो भी है उसमें बस जोड़ लो। जैसे एक छोटा बच्चे ने एक उड़ती हुई तोता देखा, उड़ता हुआ तोता। अब फिर अगले दिन, 2 दिन बाद जो है उसने चमगादड़ देख लिया, फिर बाज भी देख लिया, कबूतर भी देख लिया, हो सकता है शुतुरमुर्ग भी देख ले, है ना, या हो सकता है वो क्या बोलते हैं, वो जो डक होता है, डक देख ले। अब कुछ भी इसमें से जरा सा भी उड़ गया तो उसे लगेगा ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक है। तो वही है, नई जानकारी ऐड कर देना। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करते। तो ये होता है आत्मसात, उसी में मिल जाना, उसी में आत्मसातकरण, उसी में एसिमिलेशन हो जाना। ठीक है, एसिमिलेट हो जाना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे कहते हैं समायोजन, जिसे कहते हैं एकोमोडेशन। अब ये इसको नोट कर लीजिए, नई जानकारी को जो है, इसकी नई जानकारी को समायोजित करने के लिए स्कीमा में बदलाव करना है। तो यहां पे जो स्कीमा है उसमें हम चेंजेस करते हैं। कोई भी नई जानकारी हमें मिला और हमने कुछ गलत सीख रखा था, हमने देखा कि हमने कुछ गलत जान रखा है, जानकारी हमें गलत थी, अभी तक हम उन्हीं धारणाओं पे जी रहे थे, उन्हीं चीज़ों को जो है सही मान के चल रहे थे। लेकिन जब से हमें एक नई जानकारी मिली तो हमने जो भी हमारा पहले का था, जो भी हमारे पास पहले मौजूद था, उसको बदल करके हमने चेंजेस कर लिया। अब हमारे पास जो नई धारणा आई है वो ये चेंज करने के बाद, तो इसमें जो है चेंजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें चेंजेस किए जाते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं, और आत्मसातकरण में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पे बच्चा जो है चिड़िया, तोता, मैना, बाज, कबूतर, ये सब के बारे में अलग अलग तरीके से समझने लगता है कि चिड़िया अलग है, बाज अलग है, तोता अलग है, इनके कलर क्या है और इनके जो है गुण क्या है, कौन कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, ये सारी चीजें मतलब हल्का फुल्का समझने लगता है बच्चे के संदर्भ में बात करें तो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा,
इन पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को गलती से भी गलत मत करिएगा। संज्ञान और संवेग, संज्ञान का मतलब है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि, और संवेग का मतलब इमोशंस। तो बुद्धि और इमोशंस जो है इसके बारे में कौन सा कथन यहां पे सही पूछा गया है। तो संज्ञान, संवेग और संज्ञान को प्रभावित करते हैं, मतलब इमोशंस जो है वो संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इमोशंस जो है वो संज्ञान व्यक्ति के बौद्धिक को प्रभावित करते हैं। क्यों? अगर आप बहुत इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, तो आप देखिए जब आप इमोशनल होंगे तो आपका बौद्धिक जो है सोचने की क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब उदाहरण के तौर पे जैसे आप बहुत गुस्से में आ जाएं, आप बहुत गुस्से में हो, एकदम आग बबूला हो, तो उस समय आप गलत कुछ भी कर बैठते हैं, तो आपका बौद्धिक स्तर उस समय काम नहीं करता। बहुत प्रेम में पड़े हुए हैं तो आप कोई भी कितना भी कह रहा है वो भाई मक्कार है, वो मक्कार लड़का है, उससे शादी नहीं करना है, या मक्कार लड़की है, उससे शादी नहीं करनी है, बेकार है वो लड़की, यहाँ है वहाँ है, लड़का यहाँ है वहाँ है, इस तरीके से बातें जो भी हो रही, मैं उदाहरण के तौर पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर भी आपका जो है संज्ञान काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक दोनों लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा बुद्धि लगा दोगे तो संवेग प्रभावित हो जाता है, ठीक, कि सही बात भी समझ में नहीं आती बुद्धि में। तो ये यहाँ पे आंसर, ये तो यहाँ पे सही है, पूछ रहा है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। संज्ञान और संवेग का इतना ही मतलब इमोशंस जो आपके अंदर उस परिस्थिति में बह रहे होते हैं। प्रेम के वक्त प्रेम का इमोशंस होगा, संवेग होगा, गुस्से के वक्त गुस्से का होगा, गंदगी देखकर विभत्स वाला होगा, हो करोगे, उल्टी कर देते हो अक्सर, इस तरीके से जो होता है ना, है ना, कि ये करुणा का भाव होता है, रोने वाला भाव वो करुणा का होगा, इस तरीके से जो है भाव की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यही पहला स्टेज है, सब वही चीजें हैं। तो यहां पे देखिए किससे संबंधित है, हाँ, तो मैंने इंद्रिय गामक अवस्था, तो ये किससे संबंधित है? इंद्रियों से संबंधित थी, है ना, सेंसेस से संबंधित थी। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पे सामाजिक मुद्दों को सरोकार से संबंधित है या अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से संबंधित है। ये थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज में आंसर होता है इसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता, ठीक है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, तो यहां पे विश्लेषण, ये भी मूर्त से हम, यहां पे जो आंसर है इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करें तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता से संबंधित ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत बोलना पड़ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी आपसे बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को पसंद करें, आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, आपको क्या चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट लगती हैं सीटेट में और किन चीज़ों की वजह से आप सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप हमें ईमानदारी से अपना जवाब देंगे, मैं आपको जानता तक नहीं हूं तो आप कम से कम कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, आंसर रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और मैं सारे वीडियोस आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि सब कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे वीडियोस जो आपके लिए पैसे से जो है, मतलब सीटेट के जो भी चैनल्स चलाते हैं वो आपसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते पीडीएफ, इसके लिए कहेंगे पैसे दो। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई भी पैसे की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पेड वीडियो नहीं लेना पड़ेगा, आप बस इसी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक करिएगा, 20 लाइक्स का टारगेट है, उसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम हो जाता है। अब डैश तार्किक सोच, तो तार्किक अगर सोच में हो जाता है तो 22वें का आंसर वही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन से उम्र की बात हो रही है? तो 0 से 2 तो यही हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 से 6 वर्ष हो गया। तो यहां पे ये जो अवस्था होगी ये वो 6 से 11 वर्ष की हो गई, औपचारिक हो गई 11 प्लस एज, ये नाम और ये वर्ष आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, और इसके बारे में जो जो बातें मैं आपको बताता हूं वो भी याद होनी चाहिए।
7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषता और विकास के परिवर्तन क्या क्या हैं? तो 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान, इसका मतलब है कि बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष, मतलब बच्चा यथार्थवादी सोच वाला है, बच्चा तर्क समस्या समाधान करने वाला है, मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी करने लग गया है, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लग गया है, घड़ी देख करके समय बता देता है, दिन महीना वर्ष जो है ये सब बताने योग्य हो गया है, भाषा का विकास भी बहुत तेजी से हुआ है, बहुभाषी भी हो जाता है। भाई बच्चा मतलब यहाँ पे 2 लैंग्वेज जो है जानता है, हिंदी भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोलता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर उसी में देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो 23वें का आंसर क्या है? तो यहाँ पे बच्चा जो है देखिए अहंकारी होते हैं, तो इसको तो तुरंत हटा दो। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की चीज़ें दुनिया में चीज़ें हो सकती हैं, ये भी गलत है। उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। तो क्योंकि मूर्त की बात ही हो रही है तो मूर्त होती है, जो भी सामने मौजूद है उसी को कर पाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक सोच वाले बात यहाँ पे नहीं आ रही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अब वो छिपी हुई वस्तु ढूंढ लेते हैं तो वस्तु स्थायित्व के गुणों को जो है प्रदर्शित करने लगता है, और ये स्टेज है, पहली स्टेज है। और ये साल कौन सा है? 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो इस तरीके के गुणों को वो प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन सा जो है सिद्धांत प्राप्त नहीं? तो व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या फिर यहां पे बच्चों के सीखने की तत्परता की संवेदनशीलता, खोज सीखना, या मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहां पे इस जो है निहितार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन यहां पे डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार एक टीचर का डैश डैश और डैश डैश होना बहुत जरूरी है। तो पियाजे की अगर बात माने तो एक टीचर का गतिशील होना बहुत ज़रूरी है और लचीला होना, है ना। बच्चे के टीचर के अंदर बाल मनोविज्ञान को समझने के गुण भी होने चाहिए, बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझता हो, ठीक है, धैर्यवान हो, धैर्य रखने वाला हो, जल्दी से एग्रेसिव ना हो, गुस्सा हो करने वाला ना हो, धैर्य हो, है ना, सिखाने में सक्षम हो, चीज़ों को जानता हो, समझता हो, है ना। अगर वो बच्चों को पढ़ाने में अक्षम है, वो समझ ही नहीं पाएगा बाल मनोविज्ञान क्या होता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देने वाला हो। अब उसने बच्चे से कहा ए फॉर एप्पल, वो बच्चा ध्यान ही नहीं लगा पा रहा है, उसको पता चला 2 चमाटे मार दिया, तमाचा ही धर दिया। तो इस तरीके का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गतिशील होना चाहिए, डे बाय डे धीरे धीरे छोटा छोटा प्रोग्रेस करने की बात करें, और लचीला होना चाहिए, हल्का, है ना, काइंड नेचर का होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को तो नोट कर ही लेना। तो क्रमबद्धता का संबंध है वस्तुओं की किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन यहां पे 27 का ए होगा। और ये किस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो 4 स्टेज में ये जो स्टेज है, ये पॉइंट जो दिया गया है वो किस स्टेज से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, क्रमबद्धता का संबंध इसके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, मतलब तीसरे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से है, और ये 3rd स्टेज है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो हैं बड़ी छोटी चीजों को उनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में रख सकते हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, मतलब अगर एक पेंसिल का उदाहरण माने या कोई चीजें आपको बच्चे को दी जाए तो वो ये बता देगा कि ये बड़ी है, ये छोटी है, और ये चौड़ी है, ये कम चौड़ी है। इस तरीके से जो है यहाँ पे क्रमबद्धता को समझ जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेगा। बड़ी से छोटी चीज़ों को अगर रखने को दोगे तो वो रख लेगा, या छोटी से बड़ी रखने को दोगे तो चीज़ें रख लेगा, ठीक है। और ये बस इंपॉर्टेंट ये है कि क्रमबद्धता शब्द आ जाए तो इसका मतलब है कि वो 3rd स्टेज की बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है।
तो यहाँ पे जो देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले अभी कुछ देर पहले आत्मसातकरण, समायोजन और स्कीमा, तीन चीज़ों को बताया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ठीक है, वो है क्या? तो 28वें का आंसर है स्कीमा। इसमें संरचनात्मक को संशोधित किया जाता है, स्कीमा, ठीक है। ऑप्शन यहां पे डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो यहां पे शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, दोबारा करा दिया मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये तो पियाजे ने कहा है, पॉइंट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। तो बच्चों का चिंतन स्तर जो है ये प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है, गुणात्मक रूप से या प्रकार रूप में भिन्न होता है, या हम कह सकते हैं गुणात्मक रूप में भिन्न होता है, गुणात्मक रूप में भिन्न होता है, या फिर हम कह लीजिए प्रकार रूप में भिन्न होता है, ठीक है, ठीक है, ना कि मात्रा के रूप में, ठीक है। ऑप्शन यहां पे 31वीं का सी होगा। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर हम भाषा विकास की हम बात करें तो पहले भी आपको बता दिया कि भाषा विकास की हम बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, और अगर हम विकास के क्रम में बात करें तो प्रारंभिक बचपन का जो समय है वो होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो क्या है? तो वो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जीन पियाजे जहां लिख रहे हो उसमें पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है शब्द को नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये शब्द हूबहू आपसे पूछा जाता है, तो ये ध्यान रहेगा कि ये शब्द का संबंध क्या है। कई जगह आपको क्वेश्चंस में, ऑप्शंस में ये देखने को मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी पेपर कर रहे होंगे, बहुत सिंपल लगता है, कई बार हमें चीज़ें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब हम पेपर देने बैठते हैं ना तब हमें सब ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में नहीं आते, फिर लगता है कि यार ये भी अंतर, इसका भी बारे में बहुत माइनर माइनर अंतर होता है, ठीक है, इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। 34वां क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है, तो बिल्कुल 4 चरण है, उसके पहले भी बता दिए गए हैं, ठीक है। तो गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल पियाजे के सिद्धांत में समझाया गया है, ठीक है। नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया द्वारा सीखते हैं, तो मैंने आपको बताया था क्रिया द्वारा सीखना, पर्यावरण से द्वारा सीखना, तो आंसर जो होगा वो जो नहीं है यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत में, वो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये कथन थॉर्नडाइक का है, ठीक है, ये थॉर्नडाइक का है। इन्होंने सीखने के जो अभ्यास के जो नियम दिए थे, सीखने के नियम 3 प्रस्तुत किए थे, तो वो एक निरंतर अभ्यास द्वारा कार्य को सीखा जा सकता है, या किसी के प्रभाव में आकर के कार्य को सीखा जा सकता है ना। तो ये कुछ जो है चीजें उन्होंने थॉर्नडाइक ने इसे डिफाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे के सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना भैया। आलोचना पियाजे के संदर्भ में बात की जा रही है कि पियाजे के सिद्धांत की आलोचना को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने, भाई देखिए कोई थ्योरी देगा तो उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत सारी थ्योरीज निकल के आती हैं, चाहे किसी की भी हो, ठीक है, उसके काउंटर करने का प्रयास करते हैं कि भाई ये चीज़ आपके सिद्धांत में आपने इस चीज़ को कमी छोड़ी है, यहाँ पे छोड़ी है, यहाँ पे छोड़ी है, इस तरीके से। तो उसके सिद्धांत की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो आलोचना होती है वो किस संदर्भ में होती है? तो यहाँ पे देखिए पियाजे को ये विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
उन्होंने तो नन्हे वैज्ञानिक कहा था, पियाजे ने तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान के निर्माता कहा था। पर्यावरण से सीखते हैं, अपने आसपास से खोजबीन द्वारा सीखते हैं, क्रियात्मक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो ये तो पॉइंट्स गलत हो जाता है यहाँ पे। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका था। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक जो स्टेज है इसमें जो है बच्चे की जो है क्षमता को इन्होंने कम आंका था, ये बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अतुल जो है ये सोचता है कि लंबे गिलास में जो है कम है। 2 समान, जैसे मान लीजिए एक लंबा गिलास है और एक जो है ये छोटा सा, लेकिन ये है, ठीक है। तो और लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक जल है। तो मान लीजिए ये यहाँ तक भरा हुआ है पूरा और ये यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन ये बड़ा है इसलिए, चौड़ा है इसलिए इसको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा और इसमें कम, बल्कि दोनों में बराबर पानी है, दोनों इक्वल हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार अतुल की जो सोच का आधार क्या है? तो यहाँ पे जो इसकी सोच का आधार है वो है केंद्रीयता। ध्यान रखिएगा, 36वें का आंसर जो है वो है सी, केंद्रीयता। इसे कहते हैं सेंट्रेशन। अब ये होता क्या है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत कर देंगे आप और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब 2 चीज़ें आपको मैंने पहले बताया, एक चौड़ा है एक जो है ये है, और दोनों ही में मात्रा अलग है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा ऊंचाई और चौड़ाई पे ध्यान दे रहा है। ये ऊंचा है और ये चौड़ा है, इसमें से किसी एक चीज़ पे वो केंद्रित कर रहा है, तो सिर्फ एक केंद्र पे केंद्रित कर रहा है। इसमें बच्चा, इस उदाहरण में बच्चा मात्रा की उसको समझ नहीं है कि इसमें मात्रा ज्यादा, इसमें मात्रा बराबर हो सकती है, इसमें मात्रा बराबर हो सकती है। मतलब बच्चा जो है सिर्फ केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे कहते हैं केंद्रीयता। तो इसमें सिर्फ केवल वो जल पर ध्यान दे रहा है कि कितना जल है, और मतलब चौड़ाई और उसे ऊंचाई पे ध्यान दे रहा है, और उसमें चीज़ों के मात्रा पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे। चलिए, एक बच्चे ने एक मानसिक विकार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख होते हैं उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसने एक स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा। इस स्थिति में ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो 37 का जो आंसर है वो है समावेशन कहेंगे। अब समावेशन को मैंने पहले भी डिफाइन किया है, जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। नई जानकारी को समायोजित करने के लिए स्कीमा में बदलाव करना, इसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, आत्मसातकरण में चेंजेस नहीं होते, लेकिन समावेशन में क्या होता है, यहां पे आंसर है समावेशन, आंसर है, माफ कीजिएगा 37 का है। ठीक है, तो समावेश करना का मतलब होता है कुछ भी नया समझने की कोशिश करना जिसे वो पहले से जानते हैं। याद रखना, पहले से जानते हैं। तो नई जानकारी को समायोजित करने के लिए स्कीमा में बदलाव और संशोधित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन को देख करके। फिर बहुत सिंपल सा आंसर है कि 5 साल की लड़की जो है अपने आप से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अपने आप से बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, अगर आपने वाइगोस्की को पढ़ा है, समझा है, तो वाइगोस्की ने इस 3 प्रकार की स्पीच को डिफाइन किया है। एक प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और एक इनर स्पीच। इनर स्पीच में बच्चा जो है अपने अंदर, अंतर मन में, अंदर ही अंदर जो है बातचीत करता है, अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। और जो निजी स्पीच होता है, जिसमें प्राइवेट स्पीच कहेंगे, जिसे निजी भाषा कहेंगे वाइगोस्की के अनुसार, उसमें क्या होता है, बच्चा खेल खेलते वक्त, क्रियाएं करते वक्त है ना, वो आवाज़ें नहीं निकालता रहता, ये देखो गाड़ी ये आई और इसने इसको टक्कर मार दी, ये देखो ऐसे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना, मैं हूँ सुपरमैन, मैं हूँ बैटमैन, इस तरीके के अक्सर बच्चे करते हैं, है ना। या फिर शीशे के सामने खड़े होकर के जो है पापा का शर्ट और टी शर्ट पहन लेना, या कोट पहन लेना, या पापा के जूते पहन लेना और पापा की तरह चलने की कोशिश करना, एक्टिंग करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वो निजी भाषण में होती है, मतलब मुंह से बोल रहा है लेकिन अपने आप से बात कर रहा है, वो मुंह से बोलते हुए, ऐसा ऐसा मानो जैसे उसे कोई देख ही ना रहा हो। ठीक है,
तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, देखिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में कहेगा। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा नाम देते हैं और वाइगोस्की जो है वो इसे निजी भाषा का नाम देते हैं। बस इतना सा याद रखना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है, देखिए यहाँ पे प्रारूप नाम हो गया। स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को समावेशन और समायोजन के नाम से जानते हैं। 39 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के नाम से जानते हैं। समावेशन का मतलब होता है नई जानकारी को मौजूदा स्कीम में शामिल करना और समायोजन का मतलब होता है नई जानकारी को समायोजित करने के लिए स्कीमा में बदलाव या संशोधित ही कर देना। इसमें बदलाव नहीं होता, इसमें बदलाव होता है। इसमें चेंजेस होते हैं, इसमें चेंजेस होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते। बस सीधा नई जानकारी को उठा के पटक के धर दिया, ठीक है। इसमें उस जो है नई जानकारी को बदला भी जाता है क्योंकि आपने कुछ गलत जान रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने दिए थे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, दसियों बार। अब इस तरीके से क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फेल होते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है कि, अब संरक्षण प्रत्यय से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आंसर है, देखिए कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। 40 का है यहाँ पे आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन, सही कथन कौन सा है, तो देखिए 41 का जो आंसर है वह बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पहली चीज पियाजे ने साफ साफ बता दिया है कि बच्चे के जो 4 चरण हैं उसको बदला नहीं जा सकता, कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो ये भी गलत है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट नाम प्रस्तावित किए, 5 नहीं बल्कि 4 दिए। तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे स्थिर हैं, मतलब कोई भी बदलाव नहीं हो सकता चरणों में, वो सब चलते ही जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। शिक्षक बच्चों को संज्ञानात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, तो टीचर संज्ञानात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न दे करके, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे आज अभी क्वेश्चन जो है ना, अब ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये 42वां क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या आपका बौद्धिक विकास जो है विकसित हो रहा है या फिर आपके अंदर उतनी क्षमता विकसित नहीं करता। मैं आपसे कहूँ कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में लिख करके बताइए, तब आपका जो है क्रिएटिव चीज़ें पता चलेंगी। अभी तो आप रट भी सकते हैं इन क्वेश्चंस को, तो बहुविकल्प से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यहाँ पे उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके सोचने के लिए कहकर जो है यहाँ पे, और कंठस्थ करना, रटना है नहीं। प्रत्यास्मरण, अधिक प्रश्न पूछ करके, बिल्कुल भी नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। 42वें का आंसर हो गया ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और आई गेस जो है जीन पियाजे के संबंध में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया होगा। जितना भी कुछ था वो सब कुछ आप जान चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका पूरा टॉपिक जो है कवर हो चुका है। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी प्रकार से वीडियोस लेके मैं सीटेट के लिए पूरा कंप्लीट जो है आपको जो है सीटेट की तैयारी कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी प्रकार से वीडियोस देखता रहूँगा। सीटेट में आपको 5 से 6 तो टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो दूंगा, टॉपिक वाइज। पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, बुद्धि का हो गया, है ना, थॉर्नडाइक हो गया, और क्या हो सकता है, मूल्यांकन एवं आकलन के संबंध में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं ये टॉपिक भी दे दूंगा। समाजीकरण, सबको पता है समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है।
ऐसे टॉपिक्स को मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं लास्ट में दूं तो ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स सबको पता ही होता है, लेकिन बुद्धि जैसे संबंध में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के गलत हो जाते हैं, थॉर्नडाइक के गलत हो जाते हैं, है ना, या फिर जो है सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन आ जाता है तो वहां से भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। लाइक का टारगेट है 20 लाइक्स का, इससे ज़्यादा ही देने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।